नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ। तमाम सियासी रंग देखने को मिले। विपक्ष कह रहा है कि नई परिपाटी सामने आ गई है। एक तरफ बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले हैं, तो समाजवादी पार्टी ने जिनको दंगल में उतारा वो है नरेंद्र सिंह वर्मा, 60 वोट हासिल किए। इस दौरान कांग्रेस ने वोटिंग का तो बहिष्कार करने का ऐलान किया, लेकिन उन्हीं के विधायक अदिति सिंह ने सदन के अंदर आकर के वोट डाला और कहा, देखिए वोट डाल रही हूं। विपक्ष ने जहां सरकार पर संख्या बल के जोर पर डिप्टी स्पीकर का पद हथियाने का आरोप लगाया और यह तक कह दिया कि जो परंपरा है संसदीय उसको किनारे कर दिया गया। वहीं सीएम योगी ने भी अब पलटवार करते हुए कहा है कि अपनों को ही समाजवादी पार्टी संभाल नहीं पा रही है। किसी के लिए परिवार ही पार्टी है तो हमारे लिए पूरा प्रदेश हमारा परिवार है। अब इसी मुद्दे पर आज हम तमाम खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और तस्वीर को समझिए कि आखिर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर घमासान कैसा रहा। सैंतीस साल बाद यूपी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग। 304 वोट के साथ नितिन अग्रवाल बने डिप्टी स्पीकर। हार पर बोले नरेंद्र वर्मा, लोकतंत्र का हुआ चीरहरण। उनके पास बहुमत था, उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। संसदीय परंपरा के अनुरूप जो विपक्ष का उम्मीदवार होता है उसी को उपाध्यक्ष का पद निर्विरोध निर्वाचित किया जाता है। सीएम योगी बोले, आज 2022 की तस्वीर भी हो गई साफ। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। विपक्ष ने बताया, संसदीय इतिहास का काला दिन। संसदीय परंपराओं का, संविधान का, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है और उसने लोकतंत्र की हत्या की है। योगी नीति विपक्ष पर भारी। आज महाबहस इसी पर। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता है। सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक हैं और सतीश प्रकाश बीएसपी के समर्थक हैं। सबसे पहले अनिला सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि विपक्ष कह रहा है कि आपने संसदीय परंपराओं को ताक पर रख दिया। ये डिप्टी स्पीकर का पद तो विपक्ष के लिए रहता था। 37 साल बाद आपने एक नई परिपाटी की बिसात बिछाई और अपने खेमे में ले गए आप डिप्टी स्पीकर के पद को। नहीं, जिन लोगों को ये लगता है कि हमने परंपराओं को तोड़ा है या नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं, या जो लोग ये बोल रहे हैं ये तो लोकतंत्र की हत्या है, इस प्रकार से जो भी लोग बोल रहे हैं तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं करते ना, वो लोग अपना उम्मीदवार नहीं उतारते ना। तो जब आप बोलेंगे भी सब कुछ और अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे तो सीधी सी बात है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो भी फैसला हुआ है आप उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दो नाव में तो पैर नहीं रख सकते ना आप। तो सीधी सी बात है कि जो फैसला हुआ आपने अपना कैंडिडेट उतारा, तो दिस शोज कि आप जो है सारी प्रक्रिया में आपने पूरा हिस्सा लिया। लेकिन जो मास्टर प्लानिंग हुई इसको लेकर के, डिप्टी स्पीकर को लेकर के, आपने समाजवादी पार्टी को उसके घर में ही चित करने की कोशिश की। नितिन अग्रवाल को लाए, उनका एडजस्टमेंट भी बड़ी आसानी से कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। देखिए, ये सवाल तो समाजवादी पार्टी से पूछिए अनुपम जी। ये अपना घर तो संभाल नहीं पाते हैं, हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के प्रश्न उठाते हैं। पर एक चीज तो सिद्ध हो गई ना, जिस प्रकार से आज वोटिंग भी हुई है, कि जो लोग कहते थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, इतने विधायक बगावत करने पे तुले हुए हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते थे। और आज स्पष्ट हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो एक है, साथ में खड़े हैं। आगे आने वाला चुनाव। चलिए, अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। भाई अनुराग जी, ये क्या हो गया?
वर्मा जी का जो दाव आपने खेलने की कोशिश की थी पार्टी ने, वो दाव तो बीजेपी ने चित्त कर दिया आपके लिए। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सदन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जो 320 सीटों से ज़्यादा अपने विधायक लेके बैठी हुई है, वो मात्र 304 पे सिमट गई और समाजवादी पार्टी 47 से 60 पे आ गई। इसकी मतलब विधानसभा के अंदर में भी विधायक समाजवादी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब विधायक इस हालत में, जब चूंकि आप जानते हैं कितना पाबंदी होती है, उस हालत में भी हमें वोट ज़्यादा मिल रहा है, इसके मतलब जनता की नब्ज समझ गए हैं, विधायकों की जनता की भाषा समझ में आ गई है कि अब जो लोकसभा, जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनता की भाषा योगी जी कह रहे हैं कि 2022 की तस्वीर यहां से साफ हो गई है। उनको दिख गया कि 2022 में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ रही है। आप कह रहे हैं कि यहां से स्थिति आपकी मजबूत होती जा रही है। यही मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि यहां से तस्वीर एकदम साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी घटती जा रही है। इसलिए तो मैंने आपसे बोला कि विधानसभा के अंदर में जहां पे इतनी पाबंदियां होती हैं विधायक को, वो उसमें भी हमारी सीटें बढ़ी। अगर इनकी 330 आ जाती, 340 आ जाते तो बोलते कि नहीं कि भाई बीजेपी की बढ़ी। बीजेपी 321-22 से 304 पे आ गई। सोचो आप, तो ये घट रहे हैं ना, ये घट रहे हैं कहां? जहां विधानसभा के भाई अनिला सिंह जी, आपको नुकसान हो रहा है, ये बाकायदा मोल भाव के हिसाब से अनुराग भदौरिया आए हैं, एक एक अंकगणित, एक एक नंबर का हिसाब लेकर के। नहीं, ये तो घट रहे हैं ना, विधानसभा के अंदर घटेंगे नहीं घटे। एक बात, दूसरी बात, इन विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री की भाषा शैली क्या थी आप सुनिए। वो महिलाओं के अत्याचार पे नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपराध जिस तरह से बढ़ा बात नहीं कर रहे हैं। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए भाई, अनुराग भदौरिया को जवाब दीजिए आप। अखिलेश जी परिवार, सैफई परिवार, अखिलेश यादव। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव का फोबिया इतना ज्यादा इनके ऊपर सवार है, इनको एहसास हो गया है कि 2022 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनके, तो उस फोबिया से इतने परेशान हैं कि हर वक्त परिवार की बात करते हैं। अरे भैया, परिवार बहुत किस्मत से मिलता है, आशीर्वाद से मिलता है। पूछिए, अनिला जी बैठी है, अनिला जी का ही परिवार है, कितना किस्मत से परिवार मिलता है, ईश्वर की कृपा से लोग। अब बोलने दीजिए अनुराग, अब बोलने दीजिए, अनिला जी को अपनी बात रखने दीजिए। अनिला जी बोलिए। अनिला सिंह जी का परिवार है, देखिए ऐसा है परिवार होना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन मुझे समझ में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं ना, इंक्लूडिंग ये, हम तो डिस्टिंक्शन से पास हुए। अब जो लोग फेल हो चुके हैं वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि भाई अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। जो डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है उसको फेलियर बता रहे हैं कि भाई इम्तिहान में कैसे पास होते हैं। अब यादव जी की पार्टी है ना, जनता में तो इससे ज्यादा घट गए। नहीं, ये तो बहुत छोटा सा नमूना था, इसमें भी डिस्टिंक्शन आई है। और विधायक बहुत चिल्ला रहे हैं, वैसे ही भागने वाले हैं। जिनके पास तथ्य नहीं होता अनुराग जी, वो चिल्लाते हैं। आपका चिल्लाना सिद्ध कर रहा है आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपके 350 हो जाने चाहिए, यादव जी की पार्टी छोड़ के आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। यादव जी की पार्टी मैं रोकूंगा, अनिला सिंह आपको भी रोकूंगा, अनुराग भदौरिया आपको भी। सतीश प्रकाश बीएसपी के समर्थक है हमारे साथ। सतीश जी, ये बीएसपी की पोजीशन क्या हो गई? बीएसपी तो स्ट्रॉन्ग फाइट करने के लिए जानी जाती रही है, अपने वोट बैंक के लिए जानी जाती रही है। अब जो उसके बागी थे जाकर के क्रॉस वोटिंग किए, समझ में आता है, लेकिन बीएसपी क्यों अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाई? नहीं, देखिए अनुपम जी, जिन लोगों को बहुजन समाज पार्टी की गद्दारी के आरोप जिनके ऊपर लगे और पार्टी विरोधी जिन लोगों ने काम किया, वो बहुजन समाज पार्टी ने निकाले। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल अगर उनको सजाना चाहता है, वो बीजेपी के फ्यूज बल्ब है। उन फ्यूज बल्ब से अगर कोई दिवाली मनाना चाहता है, सत्ता पाना चाहता है, तो उसको मुबारक। मेरा मानना यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक पक्ष का, सरकार का चलाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है विपक्ष की भूमिका। जो संसदीय प्रणाली है उसमें आमतौर पर यह माना जाता है, और सरकार की भी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो विपक्ष है उन्हीं के किसी व्यक्ति को आप नेता प्रतिपक्ष का पद ऊपर देते हैं। यहाँ पे इस तरह का ध्यान नहीं रखा गया। देखिए, भाजपा पहले दिन से ही भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो उसके लोकतांत्रिक मूल्य है, उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती है, उनके ऊपर समय समय के ऊपर प्रहार करती है। और मुझे बड़ा दुर्भाग्य नजर आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एक दल के बीच में एक साझा गठबंधन सा हो रहा है कि आप मेरे ऊपर सवाल उठाओ, मैं आपके ऊपर सवाल उठाऊं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को दो हिस्सों में बांटो। एक तरफ एक दल दिखाई दे, एक तरफ दूसरा दल दिखाई दे। आप
आप देखेंगे इससे तो पहले क्या बीएसपी को रेस से बाहर दिखाने की कोशिश है? नहीं बताइए भाई, बीएसपी को रेस से बाहर दिखाने की कोशिश है, इसीलिए नेट टू नेट वाली फाइट चल रही है। सुनिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा का चुनाव होता है, राहुल बजाज के पिता जनसंघ के बाकायदा रजिस्टर्ड व्यक्ति 77 में जनसंघ से विधायक भी रहे, उनका बेटा जो 2 दिन पहले बीजेपी का विधायक था। भाई अनला सिंह कौन सा खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी? जवाब दीजिए भाई, बता दीजिए कौन सा खेल आप खेल रही हैं? सुनिए, हम तो देखिए उत्तर खेल प्रदेश नहीं की है, जनता के साथ चुनावी बहुत बड़ा लड़ धोखा हो रहा है, हम यहाँ इसको राजनीति धोखे में रखा जा रहा है। और ये जो अरे तमाम ये लोग दल है, इतना चिल्ला रहे हैं, मुझे मालूम है बीजेपी कि की बहुत नीयत के ऊपर परेशान मुझे हो वोट रहे नहीं है। हैं। सतीश लेकिन प्रकाश जी बाकी बहुत हो लोग गया, कहीं बहुत ना हो कहीं गया, शांत हो बीजेपी जाइए। जी, जी, शांत हो जाइए। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने, यादव जी की पार्टी ने, आप समझिए इतना अपमान किया है नरेंद्र वर्मा जी को उतार के उनके समाज का। उनको पता था अच्छी तरीके से, यादव जी को पता था कि वो हार जाएंगे, उसके बाद भी यादव जी ने वर्मा जी के समाज का एक व्यक्ति यानी ये तो कह रहे हैं कि आप मिले हुए हैं भाई, सतीश प्रकाश तो कह रहे हैं कि दोनों दल आपस में मिले हुए हैं, ये आपकी पार्टी पर सपा पर भी आरोप लगा रहे हैं। और बीएसपी तो कहीं कुछ है ही नहीं, तो बीएसपी के ऊपर तो मैं क्या टीका टिप्पणी करूं। पर यादव जी ने, अरे सूबे की सत्ता पर काबिज रही है अनला सिंह, आप ऐसे नहीं कह सकती हैं कि बीएसपी कुछ नहीं है। नहीं अनला सिंह, आप बीएसपी को क्यों कब तक आंक रही है भाई? से दूर किया जा रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता है, दावा है। आज भी जिसका चुनाव सपा हो या बीजेपी, सुनिए, चुनाव बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ना पड़ेगा, और बहुजन समाज पार्टी ही वो दल है जो उत्तर प्रदेश से योगी जी को बाहर करेगी, और 2022 में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अनला सिंह, आप भाई कमतर क्यों आंक रही हैं बीएसपी को? सतीश प्रकाश जी भाई आक्रामक मुद्रा में आ गए, आपने कह दिया कि भाई सुनिए, अरे भाई आप सुनिए ना, अगर जनता के डायरेक्ट चुनाव की बात है तो मेरे पास आंकड़े हैं ना। ग्राम पंचायत के चुनाव निकाल के बताइए, ग्राम पंचायत के तमाम आंकड़े मैं आपको बताऊं। जो ग्राम प्रधान चुने गए पूरे उत्तर प्रदेश में 53% बहुजन समाज पार्टी के हैं, 48%। बिल्कुल सतीश जी, ये आंकड़े हैं, मेरे पास भी हैं। सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुप्रिया जी, आज जो तस्वीर दिखाई दी सदन के अंदर और जो नई परिपाटी 37 साल के बाद, सुन लीजिए भाई सतीश जी, आक्रामक होइएगा लेकिन मुझे अपनी बात को रख लेने दीजिए सवाल को। सुप्रिया जी, क्या लगता है आपको, अब जब 2022 में सियासी दंगल है, चुनाव है, उससे पहले यहां पर ये क्या मैसेज दे रही है? क्या ये नितिन अग्रवाल का एडजस्टमेंट है या फिर यहां से कोई पॉलिटिकल मैसेज भी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी तपिश बढ़ रही है और वो तपिश अपने पैनल पे भी अभी देखने को मिल रहा है। सरगर्मियां बढ़ रही हैं, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर आप लोकतांत्रिक और संवैधानिक चश्मे से कोई देखे तो ये जो प्रक्रिया है अभी जो हुई है, जिसपे इतने सवाल और जवाब किए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ खराबी या कुछ असंवैधानिक नहीं हुआ है। मैं रूल की बात कहती हूँ। रूल ये कहता है कि अपोजिशन से ही नेता चुना जाना चाहिए, तो अभी तक टेक्निकली अग्रवाल जी सपा के ही नेता हैं, और अगर उनको चुना गया है और तो कोई इसमें इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ये बात है कि ये कहना कि मुख्यमंत्री या भाजपा सारे लोग वहां इकट्ठे हुए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होता है, किसी पार्टी, वो बीजेपी से मुख्यमंत्री नहीं है। या ये जितने अपोजिशन वाले या भाजपा वाले उनके साथ खड़े थे, उनका ये आपसी हो सकता है, क्योंकि अभी तक बड़ी बात सुप्रिया जी, आपने बड़ी बात की। अनुराग भदौरिया भाई जवाब दीजिए, नितिन तो कह रहे हैं कि आपके हैं, नितिन को क्यों आप अपना नहीं मानते हैं? क्यों आपने वर्मा जी को उतारा? वर्मा जी के साथ तो कह रहे हैं कि छलावा आपने किया, गलत आपने किया। ये बात आप देखिए, ये बात आप भी जानते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि नरेश अग्रवाल जी किसके साथ हैं और नितिन किसके साथ है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या संवैधानिक जो परंपराएं हैं उनको खत्म किया जा रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखो किस तरह के यहाँ पे जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें अमल कहाँ करती है। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ रहा है। शाहजहांपुर में देखा आपने, यहाँ पे दिन दहाड़े वकील को गोली मार दी गई, जब कोर्ट के अंदर गोली मारी जा रही है, जेल के अंदर गोली मारी जा रही है, होटल के अंदर पीट के मार दिया जा रहा है, जब रास्ते में चल के लोगों को कुचल दिया जा रहा है, घरों में लोगों के डकैतियां पड़ रही हैं, रास्ते चलते महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, तो बताइए व्यक्तियां सुरक्षित कहां पे है?
और इस तरह का अपराध उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं मिला कि कोर्ट के अंदर मार देंगे, जेल के अंदर मार देंगे, होटल के अंदर मार देंगे, रास्ते में चलते मार देंगे, रास्ते में चलते कुचल देंगे, चीर हरण कर देंगे। आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर में हो क्या रहा है? नहीं, अनुराग भदौरिया, ये सारी मुद्दे हैं। जब कानून व्यवस्था पे बात करेंगे तो इस पर अनला सिंह से सवाल पूछेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे अनला सिंह जी को। सुन लिए भाई अनुराग, मेरी सवाल सुनिए, जो मुद्दा है उससे भटकिए मत। सवाल ये है कि नितिन अग्रवाल आप मानते हैं कि आपके नहीं थे और अब भी नहीं है? मेरे नहीं है, लेकिन बिल्कुल टेक्निकली वो बीजेपी के साथ नेता है, टेक्निकली वो आपके पार्टी से विधायक है। और भारतीय जनता पार्टी ने परंपराओं को खत्म किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार परंपराओं को खत्म नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार परंपराओं को खत्म करती चली आ रही है। इसीलिए कहा ना कि हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक। चलिए, अंशु अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया, अंशु अवस्थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी जी, थोड़ी देर हुई आपको आने में, लेकिन मुझे भी आपके पास आना है। सवाल यह है कि आज जो कुछ हुआ सदन के अंदर, आप लोगों ने कहा कि आप सदन से बाहर रहेंगे। आज क्या तस्वीर उभरी है? अदिति सिंह जो आपकी पार्टी की नेता अभी भी हैं, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन वो अभी भी आपकी पार्टी की नेता हैं। क्या मानते हैं आप? वो तो वोट डालने के लिए गई, लेकिन और नेता बाहर ही दिखे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, जो लोग पुलिस की कार्रवाई पे संसद में रोते थे, भौं रोते थे, आज उनको सत्ता का इतना अहंकार है कि सत्ता में वो जाकर हर तरीके से लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश नहीं है, ये देश के लोगों से देशद्रोह है। क्योंकि देश के लोग यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, यानी अगर वो दूसरे को वोट देना चाहते हैं तो आप उसे लूट लेंगे, आप उस पर ईडी सीबीआई पैसा सब डालकर लूटेंगे, तो लोकतंत्र को लूटने वाले कभी देश के हितैषी नहीं हो सकते। पहली बात, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो विधानसभा सत्र है, सदन है, उसमें महंगाई पर चर्चा हो, नौजवानों की बेरोजगारी पर चर्चा हो, उत्तर प्रदेश में जो लगातार किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सारी बातें अंशु जी हैं और आप लगातार इन मुद्दों को उठा भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए ये सारे मुद्दे उठा भी रही है जो जनता से जुड़े हुए हैं। सवाल ये है, नितिन अग्रवाल को सामने ला करके सपा के बागी के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया, बीजेपी ने उनको समर्थन दिया। क्या नितिन अग्रवाल का ये एडजस्टमेंट करने के लिए बीजेपी ने कोशिश की? लगातार दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर मर्डर हो रहे हैं, न्यायालय में मर्डर हो रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। बेरोजगारी पर नहीं हो रही। मैं आऊंगा आपके पास। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था का मसला आप घेर रहे हैं सरकार को। भाई अनला सिंह जी, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अनुराग भदौरिया भी ये मुद्दा उठा चुके हैं और साथ ही साथ अंशु अवस्थी भी उठा चुके हैं। लेकिन सवाल ये, आखिर आपने ये चक्र ऐसा बुना भारतीय जनता पार्टी ने कि आपने तीर तो एक ही चलाया, लेकिन आपने परास्त कईयों को कर दिया। अनला सिंह, आप उत्साहित होंगी मेरी इस बात पर, और होना भी चाहिए आपको, क्योंकि सियासत में दांव ऐसे ही खेले जाते हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगी? कोर्ट परिसर में गोली मार के हत्या हो रही है, अनुपम जी, देखिए ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि 2014 से लेकर आज तक का आप देख लीजिए, चाहे हम स्वयं उतरे हो चुनाव में या किसी का सपोर्ट किया हो, कोई भी चुनाव देख लीजिए, हम जो है डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। वो ऐसे नहीं हो गए, उत्तर प्रदेश की जनता ने साथ दिया। लेकिन विपक्ष नहीं कह रहा है आप पास हुई हैं, विपक्ष कह रहा है आप फेल हो गई। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आपकी सीटें तो कम हो गई, आपको तो वोट ही नहीं मिले। अनुराग भदौरिया को सुना आपने? में जो बेटी के साथ हुआ उसे आप मानिए, चैनल पर आप उसमें शर्म व्यक्त करिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। आप भी मानेंगे वोट तो कम हुए नहीं। केंद्रीय मंत्री क्यों सरेआम घूम रहा है, 60 पे पहुंच बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? 322 से 304 पे आ गए, तो आप तो घट रहे हो, चूंकि इसके मतलब आपकी जनाधार घट रहा है समाज के अंदर में। और जब समाज के अंदर में जनाधार घटता है तो आपको एहसास हो जाता है कि आपकी सरकार नहीं आने वाली 2022 में, क्योंकि जो अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर में बढ़ा है, जिस तरह से कोर्ट में गोलियां चल रही है, जिस तरह से यहाँ पे सरेआम ढूंढा जा रहा है, सरेआम ठोका जा रहा है, सरेआम मारा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, ना महंगाई पे चर्चा करना चाहते, ना बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहते। जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई,
महंगाई बढ़ गई, लोगों की आय घटकर आधी रह गई, उस पर भी कोई चर्चा करेंगे आप? बीजेपी उस पर चर्चा करेगी, न्यूज चैनल पर करेंगे नहीं। बिल्कुल अल्लाह जी भाई रुकिए, अंशु अवस्थी रुक जाइए भाई, अनुराग भदौरिया रुकिए। सतीश जी, सवाल ये है कि जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती सियासत में नितिन अग्रवाल का एडजस्टमेंट वैश्य वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए था, या फिर नरेश अग्रवाल के बेटे हैं नितिन अग्रवाल, कद बड़ा है और एक मैसेज देंगे आने वाले वक्त में, इसलिए जरूरी था, या फिर तमाम जो अड़चने आ रही थी उनको एडजस्ट करने में उनके लिए यह बीच का रास्ता निकालना जरूरी था? क्या लगता है आपको, बीएसपी को क्या लगता है? नहीं देखिए अनुपम जी, बीजेपी की जो तमाम जो आपकी जो राजनीति है वो जाति के ढेर पे खड़ी है। जिस दल का प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की जाति देश के सदन के पटल पर बताता हो, जिनके मुख्यमंत्री अपनी जाति सरेआम बताते हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी जात के अपराधियों का बचाव सरेआम करता हो, ऐसी सरकारों से मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता को बचाना चाहिए। जाति ठीक है, जाति आप समाज का एक संरचना है और वहां जाति दिखाई दे, लेकिन राजनीति में जाति का इस तरह का जो अल्लाह से जवाब दीजिए भाई, सतीश प्रकाश की बात का जवाब दीजिए। आप जातिगत राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। ये प्रोफेसर आदमी है, हाँ, जिस पार्टी के बारे में यहाँ वकालत करते बैठ के वो मंच पर खड़ी होकर यही बोलती है ना, मैं दलित की बेटी, हाँ, दलित इतने वोट दे दो, मुसलमान इतने वोट दे दो, मिलाकर मैं सरकार बना लूंगी। यही हाल यादव जी का है। हाँ, मैं यादव, इतने मुसलमान मिल जाओ, मैं सरकार बना लूंगा। आज ये हमें पाठ पढ़ाने चले हैं। अंशु अवस्थी, मुख्यमंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं कि 2022 की तस्वीर आज सदन से साफ हो गई, इस चुनाव के बाद साफ हो गई। क्या लग रहा है अंशु अवस्थी आपको? जवाब दीजिए भाई। देखिए, मुख्यमंत्री को बिल्कुल कोई अनुभव नहीं है, ना तो राजनीति का और ना सरकार चलाने का। जिस तरीके का उन्होंने हश्र उत्तर प्रदेश का किया, नौजवान बेरोजगार हो गया, लोगों की आय घटकर आधी रह गई। जब कोयले का इंतजाम करना था बिजली के लिए, तब वो सिर्फ लफाजी करते रहे, होर्डिंग बैनर लगाकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। इसी तरीके से वो बात कर रहे हैं। जनता ने 2022 में कांग्रेस की सरकार बनवाने का मन बना लिया है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश को एक नौजवान नया मुस्कुरा रही है भाई। अंशु अवस्थी जी, अल्लाह सिंह जी मुस्कुरा रही हैं। जोक ऑफ द डे, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता गांधी पार्टी का सफाया करने का मन बना चुकी है। चलिए, वक्त की मेरे पास कभी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज की चर्चा में शामिल रहने के लिए। सियासत है और सियासत में हर कोई दांव-पेच खेल करके अपने को मजबूत साबित करने की कोशिश करता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक जो खेला है, वो मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं विपक्षियों पर भारी पड़ा है। यानी योगी आदित्यनाथ की नीति विपक्षियों पर परास्त करने वाली रही उनको, और चारों खाने चित किया गया इस डिप्टी स्पीकर के चुनाव में। तो महाबहस में आज बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें यहां पर हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कूप पर हमने सवाल पूछा था कि क्या विरोध के नाम पर बंद की सियासत बंद होनी चाहिए। 89% लोगों ने, आपको बता दें कि जो अपना जवाब दिया है वो हां में दिया है। 11% लोगों का कहना है ना, विरोध के नाम पर बंद की सियासत बंद होनी चाहिए। 89% लोग हां कह रहे हैं और ना के समर्थन में सिर्फ 11% लोग हैं।